Hello everyone, I welcome you all once again in this class. So today we are going to see the next method of solving LPP. That means हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो आपका फर्स्ट मेथड था LPP सॉल्व करने का, दैट इज ग्राफिकल मेथड, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड का कुछ लिमिटेशंस था। दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल होना चाहिए दैट इज नॉट ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वहाँ पे दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है, यहाँ पे जो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर मोर देन और इक्वल टू 2 वेरिएबल। इसमें हम लोग LPP सॉल्व कर पाएंगे फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस दोज हैविंग 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग 2 या 2 से अधिक सारे वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को, जो LPP के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है ये सिंपली स्टेप बाय स्टेप आपका एक प्रोसीजरल वे है। जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है सिंपली क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजरल एक तरीका है, एक सिस्टमेटिक मैनर है जिसकी वजह से हम लोग क्या है ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होता है उसकी तरफ हम लोग रीच करते हैं। इनिशियल सोल्यूशन से हम लोग क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ हम लोग रीच करते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं आपका, जो दोनों पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया। फर्स्ट जो है दैट इज इट इज एन एल्जेब्रिक मेथड यूज फॉर 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के लिए यूजफुल है और ये क्या है सिंपली एल्जेब्रिक मेथड है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि ये आपका स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रोसीजर है, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन विच वी प्रोड्यूसेस द सिस्टमेटिक मैनर फ्रॉम एन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन से सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, एक प्रोसीजरल वे से आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ रीच करते हैं। दैट मीन्स क्या है, व्हेन we then improve upon their solution in a consecutive stages so that after finite number of steps we reach to optimal solution। ठीक है, हमारा जो है इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आता है, ठीक है, उसके बाद से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपका जो है एक फाइनाइट स्टेप के बाद, एक फाइनाइट स्टेप के बाद आपका क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि ये सिंपली जो आपका सिंप्लेक्स मेथड क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये क्या है एल्जेब्रिक मेथड है जहाँ पे हम लोग 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ये है, दैट मीन्स LPP में 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लेक्स को यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन विच प्रोड्यूसेस द सिस्टमेटिक मैनर फ्रॉम इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन से हम लोग क्या है स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रोसीजरल एक सीक्वेंस तरीके से हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। वो तरीका क्या है, वो प्रोसीजरल वे क्या है, वो सारा हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन से। ठीक है, तो उस प्रोसीजरल वे से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद आपका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ओके, ये है आपका सिंपली सिंप्लेक्स का मतलब। जो सिंप्लेक्स मेथड है ये अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो ये सिंपली 2 लाइन में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंप्लेक्स मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। सिंप्लेक्स मेथड का अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP फॉर सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए LPP का, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स ऑल द रिसोर्स वैल्यू शुड बी नॉन नेगेटिव। ऑल द रिसोर्स वैल्यू मीन्स क्या है कि जो आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड में होते हैं वो क्या है रिसोर्स वैल्यूज को शो करते हैं, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसको आप दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है, जो आपका रिसोर्स वैल्यू है क्या है -44 नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको दोनों साइड से आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x1 -5x2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 44। ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, जो सेकंड है, दैट इज व्हाट ईच ऑफ द डिसीजन वेरिएबल ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी नॉन नेगेटिव।
सेकंड आपका डिसीजन वेरिएबल है। डिसीजन वेरिएबल मैंने आपको बताया था जो हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे x1 x2 x3। दैट मीन्स क्या है, जो आपका xj होना चाहिए, जो xj होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो आपका xj है, xj मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP है, इसमें जो हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 x2 x3, ये क्या है आपका जो LPP है उसमें डिसीजन वेरिएबल्स को शो करता है। ये जो आपका x1 x2 x3 है क्या है, डिसीजन वेरिएबल है। एंड जो आपका b1 b2 b3 है यहाँ पे क्या है, रिसोर्स वैल्यू है। ये आपका b1 b2 b3 ये क्या है, आपके रिसोर्स वैल्यू है। तो ये जो आपके रिसोर्स वैल्यू है और आपको ये डिसीजन वेरिएबल है, दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट मीन्स ऑल द इनइक्वालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटीज। ठीक है, तो जितने भी इनइक्वालिटी हैं ये आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशन में आप देख रहे होंगे, जितनी भी इनइक्वालिटी हैं हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या है, इसको इक्वल्स में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर आपको समझाऊं, ये दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वलिटी में दोनों को कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करना है तो ये सारे आपके उसके सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के स्टैंडर्ड तरीके हैं। दैट मीन्स इस फॉर्म में आपको आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट क्या था, आपका जो भी आपका रिसोर्स वैल्यू था उसको ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए, आपका जो डिसीजन वेरिएबल है वो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जो थर्ड क्या होना चाहिए, जितने भी इक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज है, उसको क्या है, इक्वालिटीज में कन्वर्ट होना चाहिए। जितनी भी इनइक्वालिटीज है उसको क्या है, आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज को आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है आपका 3x1 प्लस 3x2। ठीक है, ये लेस देन है, इसका मतलब क्या है, हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स S1 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 40। तो यहाँ पे अब अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसको बताऊंगा S1 क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस x2 माइनस S2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 80। लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे मैंने माइनस किया और इक्वल्स कर दिया, ये लेस देन था प्लस किया और इक्वल्स कर दिया। तो जो यहाँ पे S1 और S2 है, ये जो प्लस S1 है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। ये क्या है आपका स्लैक वेरिएबल। और जो आपका S2 है दिस इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S1 को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल एंड S2 को क्या हम लोग बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। आई होप इसमें आप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसका जो भी स्टेप है वो क्या है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में। तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आई होप आपको, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स S1 जो है दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल एंड S2 इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं दोबारा से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, n इज द नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल। जो आपके जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसमें n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल। यहाँ आपके क्या है, ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस होंगे यहाँ पे, ठीक है, उतने आपके स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स होंगे। लेट अस सपोज कि ये आपके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन है दैट इज m। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन दैट इज m। ओके, समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे एक केस बनता है जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज n और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन दैट इज m। दैट मीन्स अगर ऐसा केस बनता है कि n इज ग्रेटर देन m,
n इज ग्रेटर देन m। दैट मीन्स आपका जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स हैं, वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन से क्या है, ज़्यादा है। इन दैट केस आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो n माइनस m, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो आपका n अगर टोटल वेरिएबल है, n अगर आपका टोटल वेरिएबल है, n आपका टोटल वेरिएबल है, इसमें से जो दो पार्ट बनेगा, दैट मीन्स एक आपका n माइनस m होगा और एक क्या होगा आपका m होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो एक आपका हो गया m और दूसरा क्या हो गया, n माइनस m। तो m जो होगा नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल उतने आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो m है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, बेसिक वेरिएबल। और ये जो होगा n माइनस m, जो n माइनस 1 होगा, जो आपका x1 x2 x3 जो है, दैट इज कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये आपका हो गया बेसिक वेरिएबल और ये हो गया आपका नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अगर आपका ऐसा केस बनता है कि n इज ग्रेटर देन m, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका n माइनस m, जो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जो आपके n माइनस m नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है, जो n माइनस m नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग प्लेस करते हैं जीरो। उनको हम लोग क्या करते हैं, n माइनस m जो है नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम लोग क्या प्लेस करते हैं, जीरो। अब बच्चे कितने, m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल बचे। तो आपके क्या है, m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल हैं और m ही नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं। तब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और वहां से ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो आप वहां पे क्या है, आप जो m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और वही आपका हो जाएगा क्या, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। अब वहां से आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या है, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन से हम लोग क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन पे हम लोग रीच करते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आई होप मैंने इसको कई बार रिपीट किया है कि आपका क्या है, अगर n ग्रेटर देन m है, n दैट इज कॉल्ड, n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और m जो है आपका नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इन दैट केस जो आपका n माइनस m, जहाँ पे आपका n माइनस 1 क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल। कैसे है ये भी आपको समझ में आया, m जो है आपका बेसिक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जब केस बनेगा, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, n माइनस m जो नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनको सबको हम लोग क्या है, जीरो प्लेस करेंगे। अब आपका क्या है, m नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल है, m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका इनिशियल सोल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं, उसको अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो इसी सारे स्टेप्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, यही जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ देयर आर m इक्वली कंस्ट्रेंट एंड n नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल एंड n इज ग्रेटर देन m, अगर ऐसा केस बनता है, then we need to put n minus m variable equals to 0 and solve the remaining m variable with n equally constant। अब हम लोग क्या है, m वेरिएबल्स को m इक्वली कंस्टेंट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। n minus m variable which are put equals to 0 are called non basic variable and remaining m variable are called basic variable। Why? Which gives basic solution। ये क्या है, आपके बेसिक वेरिएबल है, तो ये क्या है, ऑब्वियसली बेसिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैट मीन्स क्या है कि दीज स्टेप्स, जो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स यूज कर रहे हैं, दीज स्टेप्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑप्टिमल सोल्यूशन हुज मैक्सिमम लिमिट इज गिवन बाय n कॉम्बिनेशन m। दैट मीन्स व्हाट, NCM। इसकी वैल्यू है आपकी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि ये क्या है, इनडायरेक्टली क्या है आपका नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन होंगे, दैट इज NCM, जो मैंने अभी आपको लिखा, दिस रिप्रेजेंट फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल n माइनस n। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एज सच इसका कोई मतलब नहीं है, बट आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि आपको तो रीच करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन पे, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है इससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आपको रीच करना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज NCM, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशंस पे मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट मीन्स बेसिक सोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बेसिक सोल्यूशन क्या होता है। दैट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ m बेसिक वेरिएबल व्हेन ईच n माइनस m बेसिक वेरिएबल्स आर पुट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है और उसमें से क्या कर दिया आपने n और m जो है नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशंस हैं, और n माइनस 1 जो वेरिएबल्स हैं दैट इज कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स को आपने क्या कर दिया, इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। इन दैट केस जो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, अगर जो आपके सोल्यूशन है अगर आपके कांस्टेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिबल सोल्यूशन। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि अ सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द गिवन कांस्टेंट अलोंग विद नॉन नेगेटिव कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, फिजिबल सोल्यूशन। ओके, अब ऐसा सोल्यूशन जो बेसिक भी हो और फिजिबल हो दैट इज व्हाट, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो जो आपका बेसिक सोल्यूशन है अगर कंस्टेंट जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है और नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो यही मैंने लिखा है, इट इज द बेसिक सोल्यूशन विच आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव कंडीशन दैट इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और अगर यही आपका इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज का सोल्यूशन है और ये सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो यही है लास्ट जो डेफिनेशन है दैट इज IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ द सोल्यूशन इज फर्स्ट स्टेज देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अगर ये आपका इनिशियल स्टेज में है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ओके, तो ये पूरा आपका सिंप्लेक्स था। अब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, आगे हम लोग मूव करने वाले हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस से मैं वो सारे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो गेट का एग्जाम है ESC के कन्वेंशनल में तो इसका पूरा प्रोसीजर से पूरा कंप्लीट डिटेल तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इवन गेट में भी कई बार बीच के स्टेप्स पूछ लेते हैं। बीच के स्टेप में वो पूरा आपको ब्लॉक बना के दे देंगे और आपका नेक्स्ट स्टेप पूछ लेंगे या उसमें से कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। तो आपको पूरा स्टेप्स कंफर्म होना चाहिए, पूरा स्टेप आना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है गेट के, हम लोग गेट के क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे स्टेप आपको पता होना चाहिए। गेट में चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूरा स्टेप नहीं पूछेगा, पूरा सोल्यूशन नहीं पूछेगा, बट बीच का कोई पार्ट पूछ लेगा। तो आपको स्टार्टिंग टू एंड आपका पूरा जो सोल्यूशन है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड वो आपको आना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बाद से हम लोग वही देखने वाले हैं दैट इज हाउ टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ LPP, और उसमें हम लोग सारे स्टेप्स को देखने वाले हैं। ये पूरा आपका थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, इतना टफ नहीं है कोई भी थ्योरी पार्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है मीन्स सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ LPP दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका काम ये है कि आप इस स्टेटमेंट से आप सबसे पहले LPP फॉर्मुलेट करें, ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको सिंप्लेक्स मेथड के हेल्प से। तो अगर हम लोग LPP फॉर्मुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड आउट करते हैं दैट मीन्स फाइंड हाउ मेनी ऑफ प्रोडक्ट A and B शुड बी मेक पर वीक बाय सिंप्लेक्स मेथड। लिखा हुआ है सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट A रिक्वायर्ड 2 kg, A जो रिक्वायर्ड करता है 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 hours लेबर, एंड B रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल and 3 hours labor. Every week availability of raw material is 60, raw material की availability 60 kg है and labor that is 96 hours. Profit per unit A
and B that is given, that is 40 and 35 respectively. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम लोग मैक्सिमाइजेशन मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज मैक्स जेड। मैक्स और मिन आपको यहाँ से पता लगेगा, अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी का जो प्रॉफिट है पर यूनिट दैट इज 40 और 35। तो लेट अस सपोज कि ए और बी के कितने यूनिट हैं, x1 और x2 यूनिट है। तो x1 और x2 यूनिट है, तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज व्हाट 40x1 प्लस 35x2। ओके 35x2 ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, मटेरियल के लिए कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, दैट इज मटेरियल की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 60 और टाइम का जो लिमिट है दैट इज 96 आवर्स। और ए के लिए जो मटेरियल चाहिए दैट इज 2 kg, बी के लिए जो रिक्वायर्ड है 3 kg। तो पर यूनिट के लिए है, तो यहाँ पे जो टोटल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज 2x1 प्लस 3x2, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x1 plus 3x2 that should be less than or equals to 60। ओके जो आवर्स है दैट मीन्स ए के लिए रिक्वायर्ड आवर्स है 4 आवर्स और बी के लिए कितना है 3 आवर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4x1 plus 3x2 that should be less than or equals to 96। और लास्ट में आपका पता है x1 and x2 that should be greater than or equals to 0। ये आपका जो सिंप्लेक्स मीन्स एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो हम लोगों का फॉर्मुलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो ये आपका जो स्टेटमेंट है इसके हेल्प से एलपीपी फॉर्मुलेशन हमने कर लिया यहाँ पे। ओके नेक्स्ट अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए आपको पता है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि जो बी आई होना चाहिए ये आपका सारा पॉजिटिव होना चाहिए और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जितने भी आपके जो कंस्ट्रेंट हैं इसमें इक्वेशंस में लाइक x1 x2 ये जो वेरिएबल्स हैं दैट शुड बी व्हाट वो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या है इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या है इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो इनइक्वालिटीज को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 3x2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे s1 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 60। नेक्स्ट है आपका 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 96। ओके अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा दैट इज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका मैक्स जेड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 40x1 प्लस 35x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अब तो हमने सारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंप्लेक्स का वो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो n दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे 4 और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस दैट इज m विच इज 2। तो यहाँ पे आप इजिली देख रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन व्हाट m, n इज ग्रेटर देन m है। ओके तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दैट इज टू पुट n माइनस m नॉन बेसिक वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाट 0। तो n माइनस m नॉन बेसिक वेरिएबल, तो जो नॉन बेसिक वेरिएबल दैट इज x1 एंड x2, तो n माइनस m करेंगे दैट इज 4 माइनस 2 दैट मीन्स व्हाट 2। तो 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल हैं दैट इज x1 इसको 0 प्लेस करेंगे और x2 को भी हम लोग क्या करेंगे 0 प्लेस करेंगे। x1 x2 को 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ से जो आपका s1 आ जाएगा ये यहाँ से आ जाएगा, ये आपका x1 x2 0 हो जाएगा तो s1 आ जाएगा आपका 60।
एंड S2 क्या आ जाएगा, दिस इज 96। आप देख सकते हैं। अब ये जो है ये जो सोल्यूशन है, आप देखिए कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो आपका कांस्टेंट इक्वेशन है, जो इक्वलिटी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब ये क्या है, आपका ये जो सोल्यूशन है n-m जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको जीरो प्लेस करने के बाद आया है, इसका मतलब क्या है, बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है आपका कि ये आपके इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, फिजिबल सोल्यूशन है, दैट मीन्स बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। और ये इनिशियल स्टेट का है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दिस इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये क्या है आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग सिंप्लेक्स के लिए जो टेबल है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, अभी मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कितने बॉक्स ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बॉक्स ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंप्लेक्स का, जो अभी हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो हमारा फॉर्मुलेशन था उसको कन्वर्ट किया सिंप्लेक्स फॉर्म के, सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था दैट इज टू व्हाट, मैक्स जेड 40x1 प्लस 35x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है आपका 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू व्हाट 60। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन है दैट इज 4x1 प्लस 3x2, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस s2 दिस इज इक्वल टू व्हाट 96। ओके, तो ये आपका बन के आ गया जो जिसके हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग इस ब्लॉक्स में कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यह है आपका EI, ओके, यह है आपका बेसिस। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। यह है आपका x1, यह है आपका x2, यह है आपका s1, यह है आपका s2। ओके, आई होप आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। यह है आपका BI एंड दिस वन इज थीटा आई। जो थीटा आई है दिस इज सिंपली BI अपॉन AI जी। AIJ आपको पता होगा क्या है, एंड BI भी आपको पता है, उसमें भी आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। तो अगर हम लोग वैल्यू देखें यहाँ पे तो आपका जो x1 का जो कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पे है, x1 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 2 है, x2 का दैट इज 3, आपका s1 का है 1, s2 का है 0, यहाँ पे क्या है सेकेंड कांस्टेंट में 4, 3, 0 एंड 1 एज इट इज। आप देखिए कि यहाँ पे जो कांस्टेंट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है हर एक के करस्पॉन्डिंग हमने दोनों का यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और जो आपका BI है, जो आपका BI है आपको पता है कि उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स वैल्यू, एंड जो आपका थीटा आई है यहाँ पे ये नया टर्म है, दैट मीन्स BI का तो आपको पता है रिसोर्स वैल्यू है, और ये जो थीटा आई है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। आप देख सकते हैं ये टेबल में, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे जो EI और बेसिस क्या है वही बस बताया है, बाकी आई होप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेसमेंट रेशियो है थीटा आई एंड BI आपका है रिसोर्स वैल्यू। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका बेसिस है, बेसिस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो यूनिटी मैट्रिक्स जो बना रहा है, यूनिटी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये जो है इससे करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज हैं दैट इज S1 एंड S2, तो ये हो गए आपके बेसिस S1 और S2। ओके,
समझ में आ गया। अब जो आपका बी आई हो जाएगा, बी आई सिंपली आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम लोग ई आई की बात कर रहे हैं तो ई आई हो जाएगा सिंपली इनका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इनका जो कोफिशिएंट है आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है S1 और S2 का जो कोफिशिएंट है क्या है आपका 0 और 0। ये हमारा पूरा जो टेबल है ये बन के तैयार हो गया। थीटा आई क्या होगा अभी हम लोग उसको आगे कैलकुलेट करेंगे, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज कैलकुलेट करेंगे दैट इज सी जे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी जे, ठीक है। सी जे क्या होगा, सी जे सिंपली हो जाएगा यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो हो जाएंगे दैट इज 40, दैट इज 35, इसका है 0, इसका है 0। नेक्स्ट जेड जे, जेड जे क्या हो जाएगा दैट इज सिंपली समेशन ऑफ ई आई ए आई जे, ई आई ए आई जे। ई आई एंड ए आई जे का अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आप देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 0। सिमिलरली इसके केस में क्या आ जाएगा 0, सिमिलरली इसमें आ जाएगा आपका 0, इसमें भी आ जाएगा आपका 0। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट होता है डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे। तो जो सी जे माइनस जेड जे है आप करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा क्या आपका 0। ओके, समझ में आ गया। ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया, आप एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, तो जो आपका जो डेल्टा जो जे है, जो डेल्टा जे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स जो आपका डेल्टा जे है वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स जो डेल्टा जे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अमाउंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग दी 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इन द कॉलम रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, तो ये जो कॉलम है अभी इसको मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ये जो कॉलम है इसमें जो भी वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हैं इसमें 1 यूनिट से इंक्रीमेंट करने पे और 1 यूनिट चेंज करने पे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कितना चेंज आएगा वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सीजे। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आप क्या चाहेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो। तो ऑब्वियसली इन सब में आप क्या है सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव वाले को देखेंगे, तो ये क्या होगा आपका इंटरिंग कॉलम हो गया, ये क्या हो गया आपका एंटरिंग कॉलम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटरिंग कॉलम हो गया। अब यहाँ से आपको ये जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया कि ये जो डेल्टा जे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज आएगा अगर हम लोग यूनिटी से 1 यूनिटी से आपका ये जो वेरिएबल्स है इसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम वाला हम लोग देख ले यहाँ पे लेके चलेंगे। अब हम लोग ऑब्वियसली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोसीजर है, अब ये पूरा प्रोसीजर हमारा एक स्टेप कंप्लीट होने वाला है। तो आप ये जो प्रोसीजर है जो हम लोग कर रहे हैं इसको आप कब तक करेंगे, कब तक आप करते रहेंगे, जब तक आपका यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चीजें दिखती रहेंगी। क्या होगा पॉजिटिव दिखता रहेगा, तब तक आप उसमें चेंज करते जाओगे। ठीक है, तब तक वो क्या है मैक्सिमाइज होता जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आपका मैक्सिमाइजेशन का केस होता है तो ये जो प्रोसीजर है जो अभी हम लोग एक पूरा स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम लोग जब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका जो डेल्टा जे की जो वैल्यू है या तो नेगेटिव हो जाए या तो 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। उसमें कुछ कंडीशन है उसको हम लोग अभी देखेंगे, बट जब तक आपका पॉजिटिव टर्म्स है तब तक हम लोग स्टेप को करते रहेंगे। ओके, तो अब हम लोग आएंगे, हमारा एंटरिंग कॉलम तो आ गया, अब हम लोग क्या है एंटरिंग रो पे आएंगे। तो एंटरिंग रो के लिए हम क्या है थीटा आई कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा आई क्या है आपका बी आई अपन ए आई जे। तो बी आई आपका है 60 में आप इसको ये आपका ए आई जे ये दोनों हैं आप, तो इसमें आपका 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाए आपका कितना 30 और 96
डिवाइडेड बाई 4 करोगे कितना आ जाएगा आपका 24। अब इसमें हम लोग क्या है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे हम लोग, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा आई। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये क्या है, ये है मिनिमम, नहीं नेगेटिव नहीं जाना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को देखते हैं। तो अब हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हो गया आपका की एलिमेंट हो गया, की एलिमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज टू, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा वाला है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। तो 1 करने के लिए अगर हम लोग को 1 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो R2 है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को R2/4 करना पड़ेगा। R2/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3/4, ये आपका 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 का 0 रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट इसको 0 करना है तो R1 को क्या करोगे आप, इसको रिप्लेस करोगे R1 माइनस वॉट 2R2, R1 माइनस 2R2 करोगे तो यहाँ पे आप माइनस करके देख सकते हो कि यहाँ पे 1 है, 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप माइनस करोगे 3 माइनस ये 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, 3 माइनस 3/2। ठीक है, ये आपका 0 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 0 माइनस 2R2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे भी सिंपली आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो ये आपने जो ये ब्लॉक बनाए हैं, जो भी आपका टेबल है, ये टेबल पूरी की पूरी तरह चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसी टेबल को लिखे हैं, मीन्स ये जो स्टेप है इसको फिनिश करने के बाद मैंने वो टेबल लिखा है, आप इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसी टेबल को लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको 1 किया है हमने, और ये आपका क्या हुआ है 0 हुआ है। बाकी सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं कि एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। ये कैसे आया अभी मैं आपको बता दूंगा। सेम वही है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका की कॉलम है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे सीजे, अब इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, आप देख सकते हैं कि जो आपका x1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है ये 40 है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका कोफिशिएंट 0 है। अब ये एज इट इज, पूरा का पूरा एज इट इज वही है। ये ai j आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 ना आके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। सिमिलरली इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आएगा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी आपका ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये 10 टाइम्स ये मीन्स क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये आपका ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CJ माइनस ZJ करेंगे, यहाँ पे 40 माइनस 40 आपका 0 आया है। अब ये सारा स्टेप ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये मैं आपको दोबारा से बस बता रहा हूँ, इसमें दोबारा बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 5 आया है। दैट मीन्स अब अगर आप देखें कि जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो क्या है, ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटरिंग कॉलम हो जाएगा। एंटरिंग कॉलम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको थीटा आई कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 12 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8। ओके, और 24 डिवाइडेड बाई 3/4 करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 3/4 करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 32। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम पॉजिटिव में ये आपका एंटरिंग रो हो जाएगा। तो एंटरिंग रो हो जाएगा तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये की एलिमेंट हो जाएगा। अब ये की एलिमेंट हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे और इसको 0 करेंगे। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, R1/3/2। ठीक है, R1 को हमें क्या है 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
या आप बोल सकते हैं इसको कि आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, R2 को क्या करेंगे, अभी आपका 1 हो जाएगा, बाकी को आप चेंज कर सकते हैं एज इट इज सारा, इसको छोड़ के बाकी आपका क्या हो जाएगा एज इट इज। आपका ऐसे जैसे मैंने बताया कि R1 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे सब क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरी वैल्यू ये इस रो की आपकी चेंज हो जाएगी। अब आपका R2 को क्या करेंगे, आपका ये तो 1 हो गया, अब इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे R2 माइनस 3/4 R1। ये स्टेप करने के बाद ये करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये स्टेप आपने कर लिया, ये होने के बाद फिनिश हो गया, फिर आपको ये स्टेप करना है। ओके, तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक स्टेप समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये मैंने पूरा स्टेप, ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया है, और आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैंने पूरा जो टेबल है वो ड्रॉ कर दिया है, और जो मैंने आपको पिछला प्रोसीजर बताया उसमें करने के बाद जब आप करेंगे तो आप देखिए ये आपका 0 1 एंड 0 1 यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन रहा है आपका, तो ये मैट्रिक्स में आपका x2 यहाँ पे आ गया, x1 आपका, क्योंकि मैट्रिक्स में 1 इसी तरीके से आप देखते हैं ना कि सबसे पहले ऊपर क्या है आपका x2 है, तो ये आपका x2 और ये x1 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसा मैंने बताया कि क्या है रिप्लेसमेंट रेशियो है, तो अगर आपका यहाँ पे ये x2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, तो x2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 35 और x1 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 40। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप देखें सीजे एज इट इज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका कोफिशिएंट सारे का EI आप इसमें इजीली कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। CJ माइनस ZJ करेंगे सारा का सारा, आप देखिए क्या है या तो 0 है या क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपको इसके आगे मूव नहीं करना है, यही आपका क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x2 की जो वैल्यू आ रही है, x2 ये आ रहा है आपका 8, ठीक है, और जो x1 जो आ रहा है x1 दैट इज व्हाट 18, x2 की वैल्यू आ गई आपकी और x1 की वैल्यू आ गई। ओके, x2 और x1 आ गया। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज मैक्स जेड, जो आपका मैक्स जेड था अगर आप देखें दैट इज व्हाट 40x1 प्लस 35x2, इसमें आप इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, जो आपका मैक्स जेड आ जाएगा, मैक्स जेड दैट इज 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसकी मैक्स जेड की दिस कम्स आउट टू बी 1000। ओके, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, सारी चीज़ें इसमें जो भी था इससे मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन किया। तो ये आपका फिनिश होता है सिंप्लेक्स मेथड से कैसे हम लोग LPP को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें एक पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद से ये आपका पूरा स्टेप फिनिश होता है, आपका फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये आपका आ गया। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट है इसमें हम लोग देख लेते हैं दैट इज Simplex gives optimal solution if all the value in delta J row is फर्स्ट वन जो है आपका 0 और नेगेटिव। अभी हमने देखा 0 और नेगेटिव था, तब किसका केस था आपका मैक्सिमाइजेशन का केस था, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन टाइप था, तब हम लोग क्या देख रहे थे 0 और नेगेटिव। एंड नेक्स्ट वन दैट इज 0 और पॉजिटिव व्हेन LPP इज मिनिमाइजेशन टाइप। दैट मीन्स आपको क्या होगा जो डेल्टा J वाला जो रो है वो क्या होगा आपका 0 और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को हम लोग देखेंगे तब हम लोग स्टॉप करेंगे अगर आपका क्या है LPP आपका मिनिमाइजेशन का केस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और है इसको हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय 2 मेथड। 2 मेथड से अगर आपका अभी हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को तो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो अगर आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटर तो ये है कि आप एक ही मेथड याद रखिए, ठीक है, कैसे आप एक ही मेथड से दोनों सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप है दैट मीन्स फर्स्ट क्या है बाय चेंजिंग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन को आप क्या है सिंपली मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज मल्टीप्लाई बाई -1,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बिफोर सॉल्विंग, तो आपका क्या है मिनिमाइजेशन जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन में। ओके, मिनिमाइजेशन आपका मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, और आपने जो भी स्टेप फॉलो किया है सारा का सारा एज इट इज स्टेप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप एज इट इज उसी में सॉल्व करना चाहते हैं, मिनिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन की तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमाइजेशन पे मोस्ट पॉजिटिव सेलेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो प्रोसीजर है वो स्टॉप कब होगा, जब जो डेल्टा जे है उसमें सारा जीरो और पॉजिटिव आ जाए। उसमें क्या रहा था जीरो और नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या था जीरो और पॉजिटिव आ जाए। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आपका जो भी मेथड है, चाहे आपका LPP मैक्सिमाइजेशन का केस हो, चाहे आपका LPP मिनिमाइजेशन का केस हो, ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका जो टेबल है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपका सारा टेबल ड्रॉ कर रखा था, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, बट आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो उसमें जो सारे कैलकुलेशंस हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या है शांत होकर उसको सॉल्व करना रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। वो स्पेशल केसेस क्या क्या हैं, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं आप, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया ना कि गेट में जो क्वेश्चन आता है, तो गेट में जो क्वेश्चन आता है इन्हीं स्पेशल केसेस पे आता है, ठीक है। वो स्पेशल केस का टेबल ड्रॉ कर देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो वो स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। फर्स्ट जो स्पेशल केस है दैट इज, अगर मैं बात करूं कि ये आपका टेबल है, इसी टेबल के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। जो फर्स्ट स्पेशल केस है दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा, अगर मैं स्पेशल केस में की बात करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा, जब आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने सारा कुछ वैल्यू फिल किया, इसमें सब कुछ आपने सारा टेबल आपने फिल किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपने फिल किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो CJ माइनस ZJ है सारा का क्या आ गया 0 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है सब 0 आ गया, नेगेटिव कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन द नॉन बेसिक वेरिएबल इन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज द 0 फॉर डेल्टा जे रो, देन दिस सोल्यूशन इज नॉट यूनिक एंड द प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है दैट मीन्स ये सारा क्या आ गया 0 आ गया, इन दैट केस इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, दैट इज व्हाट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का केस बनता है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड है अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, इन सिंपलेक्स मेथड टू डिटरमाइन द आउटगोइंग वेरिएबल वी सेलेक्ट रो विच हैज मिनिमम पॉजिटिव रिप्लेसमेंट रेशियो। आप क्या सेलेक्ट करते हैं, जो रिप्लेसमेंट रेशियो है वो मिनिमम पॉजिटिव है, उसी को आप क्या है की रो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, की रो सेलेक्ट करते हैं। बट अगर आपका जो रिप्लेसमेंट रेशियो है आपने कैलकुलेट किया और वहां पे क्या आ गया नेगेटिव आ गया या इनफाइनाइट आ गया, या तो क्या आ गया नेगेटिव और इनफाइनाइट। तो अगर आपका नेगेटिव और इनफाइनाइट आ गया, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड व्हाट अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर ऐसा केस आता है, ठीक है, ऐसा केस आता है, आप जब ये ड्रॉ करेंगे टेबल तो ऐसे प्रॉब्लम को ऐसा उसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज व्हाट अनबाउंडेड सोल्यूशन। ओके, इसी पे क्वेश्चन आएगा, जो आपका गेट में क्वेश्चन बनेगा, ये टेबल ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट केस इनफाइनाइट सोल्यूशन का दे देंगे, यहाँ पे आपका 0 0 उन्होंने पूरा बना रखा होगा, दे देंगे। अब आपसे 4 ऑप्शन पूछ लेंगे कि इसका जो है सोल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रिप्लेसमेंट रेशियो है इसकी वैल्यू दे देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि आपका इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो आप देखते ही आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन ऑल द वैल्यू इन नेगेटिव और इन्फिनिटी देन अनबाउंडेड, इफ साइन इज पॉजिटिव देन इट इज नॉट अनबाउंडेड, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी साइन पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइन वाला है, तो तब आपका अनबाउंडेड नहीं होगा। सारा का सारा जो भी आपका ये रिप्लेसमेंट रेशियो है, पूरा का पूरा जो कॉलम है, उसमें या तो आपका क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ऐसा है तब आपका जो सोल्यूशन आएगा
अनबाउंडेड सोल्यूशन उसको हम लोग बोलेंगे। उस एलपीपी का, उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। अगर हम लोग बात करें नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी की, तो अगर आपका जो फाइनल जो सोल्यूशन है, जो फाइनल जो सोल्यूशन बन के आ रहा है, उसमें जो आपका बेसिस है उसमें आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल इसको हम लोग बिग एम में देखेंगे। दैट मीन्स वैसे तो आपका सिलेबस में नहीं है बिग एम मेथड, तो आपका जो बिग एम मेथड आता है उसमें आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आते हैं। तो अगर आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल लाइक A1 A2 इस टाइप का अगर आपके बेसिस में रह जाते हैं, जो आपका बेसिस वाला जो टेबल होता है, ठीक है, जो बेसिस वाला जो कॉलम है, जो आपके टेबल में जो बेसिस वाला जो कॉलम है उसमें आपके अगर A1 A2 इस टाइप के कोई भी वेरिएबल्स रह जाते हैं, तो इस केस में आपका और वही क्या हो जाता है, फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो LPP है उसका क्या है, नो सोल्यूशन है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं इनफिजिबल, इनफिजिबिलिटी को शो करता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये तीन जो आपके केसेस थे, तीनों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्या था आपका कि अगर आपका ये जो टेबल है, सिंप्लेक्स का जो टेबल है, इसमें जो आपका डेल्टा जे है, ठीक है, जो आपका डेल्टा जे है, इसमें आपके फाइनल जो सोल्यूशन के टाइम पे आपका जो डेल्टा जे की वैल्यू जो है सारा का सारा क्या आता है, 0 आता है। इन दैट केस आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। जो नेक्स्ट था दैट इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड के केस में क्या था आपका कि अगर आपका जो रिप्लेसमेंट रेशियो है लाइक थीटा आई, वो हर एक के लिए जितना भी आपने लाइक जो भी आपने की कॉलम सेलेक्ट किया, अब उसके करस्पॉन्डिंग आपने सबके लिए क्या किया, BI/AI किया, सबके लिए क्या आ गया, या तो क्या आ गया, नेगेटिव और इन्फिनिटी। हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, क्या लेते थे, लीस्ट पॉजिटिव नंबर लेते थे, जो सबसे कम पॉजिटिव नंबर था उसको हम लोग लेते थे। और यहाँ पे आपके कॉलम में यहाँ पे BI की वैल्यू, सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो गई या तो इन्फिनिटी हो गई। इन दैट केस आपको क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे मैंने एक अलग भी बताया था आपको कि ये आपका नेगेटिव और इनफाइनाइट होना चाहिए तभी अनबाउंडेड होगा, ठीक है। नेगेटिव अनबाउंडेड के साथ साथ, नेगेटिव और इनफाइनाइट के साथ साथ अगर उसमें पॉजिटिव है कोई, तब नहीं अनबाउंडेड होगा। आपका पॉजिटिव वाला टर्म कोई होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स सारे जो कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या तो इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी आपका वो केस क्या होगा, अनबाउंडेड का केस होगा, ठीक है। लास्ट जो था दैट इज नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी, वो केस कब बनना था, वो केस कब बनना था आपका कि जब आपका जो ये बेसिस वाला जो कॉलम है इसमें कहीं पे आपका, इसे यहाँ पे क्या है, x1 और x2 है, इसमें कोई एक क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल लाइक A1 या A2 हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपका जो सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड नो सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी। तो आई होप आपको जो सिंप्लेक्स मेथड है सारा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक दूसरे केस की तरफ, दैट इज डुअलिटी। तो डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो आपने LPP के जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, ठीक है, उसको आप डुअल में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डुअल में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको गिवन होता है LPP का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमल सोल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग प्राइमल को क्या करते हैं, डुअल में कन्वर्ट करते हैं, डुअल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आता है उस सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो द इनिशियल प्रॉब्लम इज नोन एज प्राइमल। जो आपका इनिशियल जो प्रॉब्लम होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमल। एंड अनदर प्रॉब्लम ऑब्टेन आफ्टर ट्रांसपोजिंग रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग डुअल में क्या करते हैं, रो और कॉलम को क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या आपका तरीका होता है, उसको भी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। एंड हैविंग सेम ऑप्टिमल सोल्यूशन इज कॉल्ड डुअल प्रॉब्लम। मीन्स आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि डुअल में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देयर इज नो चेंज, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं होता आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में। ओके, समझ में आ गया। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं चेंज होता है। यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे। सेकंड वन इज की आपका जो इनिशियल जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमल बोलते हैं। ट्रांसपोजिंग रो इनटू कॉलम, उसके बाद से आपका क्या बन जाता है, डुअल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनदर प्रॉब्लम ऑब्टेनिंग ट्रांसपोजिंग रो एंड कॉलम हैविंग सेम ऑप्टिमल सोल्यूशन इज कॉल्ड डुअल प्रॉब्लम।
ठीक है, वो क्या बन जाता है, डुअल प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहाँ पे एक दो कंडीशंस हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। अब यहाँ पे आपका अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो जो आपका कंस्ट्रेंट होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो जो आपका कंस्ट्रेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में होना चाहिए। मिनिमाइजेशन का है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन का है तो लेस देन आर इक्वल टू। कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आप चेंज करोगे, तब आप जो डुअल कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेप है, कंस्ट्रेंट को, अगर कंस्ट्रेंट में कुछ भी ऐसा है अलग टाइप का तो उसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स मैक्सिमाइजेशन का है लेस देन आर इक्वल टू, मिनिमाइजेशन का है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, सारा मैंने जो ऑलरेडी आपको बता रखा है। प्राइमल होता है तो प्राइमल को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, डुअल में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमाइजेशन का होगा तो आपका जो, अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का होगा तो आपका डुअल जो है मिनिमाइजेशन का होगा। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो यहाँ पे होंगे, जो आपका नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट प्राइमल में होगा तो वही आपके नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे डुअल के केस में। नंबर ऑफ वेरिएबल जो यहाँ पे होगा तो डुअल के केस में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये कैसे होगा अभी आपको दिख जाएगा सारा। प्रॉफिट कोफिशिएंट जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स कोफिशिएंट बन जाएगा। तो जो रिसोर्स होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कोफिशिएंट हो जाएगा। जो यहाँ पे रो होगा यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, और जो यहाँ पे कॉलम होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हम लोग बात कर रहे हैं। जो एक दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। तो अब आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्राइमल बोलेंगे। इस प्राइमल को क्या है, आपको डुअल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, मिनिमाइजेशन का केस है। मिनिमाइजेशन का केस में क्या है, सारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू में होना चाहिए। तो ये देखिए ग्रेटर देन में है, ये आपका लेस देन में, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -7x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10। ये भी आपका चेंज हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया था कि जो डुअल का केस होगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैक्स जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्स जेड। यहाँ पे मैं आपको कॉलम भी बना देता हूँ। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको लास्ट बताया है तो ये जो कॉलम है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डुअल और प्राइमल का। तो ये है, आप देखते रहिए। यहाँ पे क्या है, ये प्राइमल था। तो प्राइमल केस में क्या था आपका कि सारे के सारे, पहले तो हम लोगों ने देखा कि मिनिमाइजेशन केस का सारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका प्राइमल है, अब इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, डुअल में कन्वर्ट करना है। ये आपका प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल मिनिमाइजेशन का हो जाता है। अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन का है तो आपका डुअल क्या हो जाता है, मैक्सिमाइजेशन का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमाइजेशन है तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइजेशन है। आप देखते रहिए एक एक करके। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, क्या नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे डुअल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वेशंस हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल 5 नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, बट यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, 5 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब इसके जो वेरिएबल्स हैं वो इसका, अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं यहाँ पे वेरिएबल होंगे, और जितने यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उतने यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशंस बनेंगे। कैसे होंगे आप देखिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका मैक्स जेड। अब यहाँ पे जो ये है रिसोर्स वैल्यूज हैं, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे रिसोर्स कोफिशिएंट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस केस में डुअल में प्रॉफिट कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसोर्स वैल्यूज हैं वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y1 प्लस 4y2 प्लस 10y3 प्लस 3y4 प्लस 2y5। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट कोफिशिएंट हो गया। मिनिमाइजेशन का था, क्या बन गया, ये आपका मैक्सिमाइजेशन बन गया। नेक्स्ट, अब ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट अब हम लोग क्या लिखेंगे, आपको 3 यहाँ से इसको यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रो होता है इसमें कॉलम बन जाता है, तो और जो कॉलम होता है इसमें क्या बन जाता है, रो बन जाता है। इस कॉलम को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, 3
y1 प्लस 6y2, 3y1 प्लस 6y2, ये -7y3 प्लस y4, यहाँ पे 1 है, प्लस 4y5, ठीक है। ये मैक्सिमाइजेशन का है, क्या हो जाएगा ये लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। जो प्रॉफिट कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिसोर्स वैल्यू बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपका 5y1 प्लस y2, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2y3 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, -2y4 प्लस 7y5 लेस देन आर इक्वल्स टू व्हाट, -1, ठीक है। ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y1 प्लस 3y2 प्लस y3 प्लस 5y4 माइनस 2y5 लेस देन आर इक्वल्स टू व्हाट 4। तो ये आपका डुअल में कन्वर्ट हो गया। एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका y1 y2 y3 y4 y5 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैक्सिमाइजेशन का है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में हो गया। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो थे यहाँ पे, जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 5 हैं, तो यहाँ पे क्या हो गए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने थे 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हो गए, दैट इज 3। यहाँ पे क्या है प्रॉफिट कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे जो प्रॉफिट कोफिशिएंट था, यहाँ पे क्या है रिसोर्स कोफिशिएंट बन गया। यहाँ पे जो रिसोर्स कोफिशिएंट था, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट कोफिशिएंट बन गया। यहाँ पे रो जो था, यहाँ पे जो आपका रो था, यहाँ पे क्या बन गया कॉलम बन गया, और यहाँ पे जो कॉलम था यहाँ पे क्या बन गया रो बन गया। सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा जो है एज इट इज, ये टेबल जो मैंने आपको बताया था सारा मैंने इसमें यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा दिया। तो ये आ गया सिंपली डुअल में कन्वर्ट करने को। मीन्स आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपका जो प्राइमल दे देगा, प्राइमल इक्वेशन मीन्स एलपीपी का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसका डुअल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो डुअल कन्वर्ट करके आपको ऑप्शन जो भी मैच करेगा उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा ये स्टेप्स है, इतना टफ स्टेप नहीं है इसमें, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वहाँ से आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमाइजेशन का केस है, इसको भी आपको डुअल में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमाइजेशन का केस है, यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं लेस देन, और यहाँ पे क्या है ये ग्रेटर देन में है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या है अलग लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है थोड़ा सा इधर उधर है। इधर उधर मीन्स क्या है कि यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन है, कुछ इक्वल टू है, कुछ लेस देन आर इक्वल टू। सबको हम लोग एक तरीके से कर लेते हैं कि मैक्सिमाइजेशन का है तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का है तो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए। तो ये क्या है आपका जो कांस्टेंट इक्वेशन है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 0x2 माइनस x3 लेस देन आर इक्वल टू 4। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ये 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 लेस देन आर इक्वल टू 12। ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 लेस देन आर इक्वल्स टू व्हाट -2। अब ये इक्वल्स टू में है, तो इक्वल्स टू में है तो आप इसको दो पार्ट में चेंज करिए, एक केस में लेस देन आर इक्वल्स टू और एक में क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट वन इज 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन आर इक्वल्स टू 8। ओके, तो आपका ये जो ग्रेटर देन वाला है इसको क्या करेंगे आप लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपका लेस देन वाला है इसको तो हम लोग लिख लेते हैं जीटी, दैट इज 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन आर इक्वल्स टू 8। और ये आपका जो ग्रेटर देन वाला है इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दैट मीन्स माइनस 3x1 माइनस 2x2
प्लस x3 लेस देन आर इक्वल्स टू -8। ओके, तो ये आपके कांस्टेंट इक्वेशंस बन गए, ये आप क्या है कांस्टेंट इक्वेशंस बन गए। अब इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो डुअल के लिए क्या करेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन है तो आपका क्या हो जाएगा मिनिमाइजेशन, मिनिमम जेड, ये क्या हो जाएगा आपका 4y1 प्लस 12y2 प्लस 2y3 प्लस ये -2y3 होगा, 4 12 -2 -2y3 प्लस 8y4 -8y5। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4y1 प्लस 12y2 -2y3 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपका y4 -y5। तो y4 -y5 को आप y6 लिख सकते हैं, 8y6। ठीक है, आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट होगा आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए y1 प्लस 2y2 माइनस y3 प्लस 3y4 माइनस 3y5, ये क्या है आपका मिनिमाइजेशन का है, ये हो जाएगा आपको ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू व्हाट 8। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा क्या चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज y1 प्लस 2y2 माइनस y3, यहाँ पे 3 आप कॉमन ले लीजिए तो y4 माइनस y5 आप क्या लिख सकते हैं y6 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड जो कांस्टेंट इक्वेशन है ये आपका बनेगा 0y1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 4y2 माइनस y3 प्लस 2y4 माइनस 2y5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू व्हाट 10। तो इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 4y2 माइनस y3 प्लस 2y4 माइनस y5 क्या हो जाएगा y6 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस y1, ये माइनस है, प्लस 0y2 कोई मतलब नहीं है, माइनस y3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये है आपका y4 प्लस y5, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस y1 माइनस y3, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका y4 माइनस y5, ये क्या हो जाएगा आपका y6 दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। तो ये आपका डुअल में बन जाएगा कांस्टेंट, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कांस्टेंट इक्वेशंस आप देख सकते हैं, ये आपके फाइनल कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएंगे। ओके, ये आपका फाइनल कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पे एक और होगा दैट इज y1 y2 y3 y4 एंड y5, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। y6 के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि y6 क्या है आपका सिंपली y4 माइनस y5 है। तो आप y6 के बारे में प्लस होगा या माइनस होगा उसको आप नहीं बता सकते, बट y1 टू y5 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ओके, सो आई होप आपको जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, आपको एलपीपी में जितने भी प्रॉब्लम्स कराए और जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सारा आपको समझ में आएगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आपका है तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एलपीपी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।